इस मूवी के स्टार्ट में हमें नियर फ्यूचर का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में पानी की कमी हो गई थी और जंगल में आग हर तरफ फैली हुई थी। साइंटिस्ट जल्द ही इस डिजास्टर को अनाउंस कर देते हैं, जिसे सोलर क्राइसिस का नाम दिया जाता है। साथ ही वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि सूरज जितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, अगर ये इतनी ही स्पीड से एक्सपैंड होता रहा तो आज से 100 साल बाद सूरज पूरी जमीन को निगल जाएगा और 300 साल बाद ये सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यूईजी एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देती है, जिसे मूविंग द माउंटेन्स का नाम दिया जाता है। और इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत बड़े बड़े इंजन को बिल्ड करना और उनकी हेल्प से अर्थ को पुश करके सोलर सिस्टम से बाहर निकालना था। अब क्योंकि इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने की कॉस्ट काफी ज्यादा थी, इसलिए सारे रिसोर्सेज बड़ी तेजी से खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात की फिक्र नहीं थी कि जो ट्रेजेडीज अभी हुई ही नहीं थी, उनके लिए सारे रिसोर्सेज क्यों खत्म किए जा रहे थे। और ये वायलेंट प्रोटेस्ट उस टाइम और ज्यादा बदतर हो जाते हैं जब यूईजी डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट डीएलपी को बैन कर देती है। डीएलपी एक ऐसा रेडिकल ग्रुप था जिनका मानना ये था कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर कंप्यूटर्स में है। वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे जिसकी हेल्प से इंसान अपने माइंड को एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी। इसलिए वो हैकिंग को यूज करते हुए यूईजी पर मुसलसल टेररिस्ट अटैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ डीएलपी की एक और फेल्ड अटेम्प्ट के बाद यूईजी ये नोटिस करती है कि डीएलपी के प्रोजेक्ट पे लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा था, इसलिए वो उस प्रोजेक्ट को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ चाइनीज एम्बेसडर जाओ सबको कन्विंस करता है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट पार्ट को जारी रखना चाहिए, जो कि जल्दी कंप्लीट होने से सबका मोरल इंक्रीज हो जाएगा। और उनका पहला प्लान इंजन्स को मून पे टेस्ट करना था, जिससे वो लोग मून को भी मूव करके अर्थ की ग्रेविटी से तोड़ना चाहते थे। इस टास्क के लिए बहुत से लोगों को एस्ट्रोनॉट्स बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें से एक का नाम लू था। लू एक पायलट था और यहाँ वो लोग एक बेस पे पहुँचते हैं जिसे प्रोटेस्टर्स ने घेर रखा था। गार्ड्स उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक प्रोटेस्टर बेस में एंटर होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन एक ट्रेनी जिसका नाम हान है, वो उस प्रोटेस्टर को मार के नीचे गिरा देती है। ये देखकर लू उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसके साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद उन सब ट्रेनीज को एक जगह का टूर करवाया जाता है और उन्हें उनके फर्स्ट टेस्ट के लिए स्पेस एलिवेटर में भेज दिया जाता है। और ये एलिवेटर ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था, जिससे वो ट्रेनी ये एक्सपीरियंस कर सकते थे कि स्पेस में होने से उन्हें कैसा फील होगा। इस एलिवेटर की बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करने की वजह से यहाँ बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं, इसलिए वो स्टेशन को नहीं देख पाते जो कि उनके प्रोजेक्ट के लिए वहाँ बिल्ड किया गया था। जिसके बाद से हम देखते हैं कि सभी कैडेट्स को हर तरह की ट्रेनिंग में बिजी रखा जाता है, जिनमें हैंड टू हैंड कम्बैट, फायर आर्म को यूज करना और एलिवेटर के मुसलसल ट्रिप्स करना ताकि उन्हें नींद न आए। साथ साथ उनके मेडिकल टेस्ट करना और एक्सरसाइज करवाना भी शामिल था, ताकि उनकी मेडिकल कंडीशन बेहतर रह सके। यहीं एक साथ ट्रेनिंग करते हुए लू और हान एक दूसरे को जानने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन लू गार्ड को ब्राइब करता है, जिसकी वजह से वो गार्ड्स उसे एक बुके बेस में लाने की परमिशन दे देते हैं। और जब वो फिर से एलिवेटर में जाते हैं तो लू वो बुके हान को गिफ्ट करता है। उसी सुबह रिजर्व एस्ट्रोनॉट्स का बैच भी वहाँ पहुँच जाता है और वो लोग एलिवेटर ट्रिप में पहले से मौजूद कैडेट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी वहाँ पे बहुत से ड्रोन्स हैंगर में से बाहर उड़ना शुरू हो जाते हैं और इंजीनियर्स को पता चलता है कि उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। यहाँ एलिवेटर टाइम से पहले ही ऊपर की तरफ जाने लगती है और इधर न्यू एस्ट्रोनॉट्स ड्रेस चेंज करने लगते हैं, क्योंकि लू और हान को पता चलता है कि उन्होंने कैडेट्स के नाम वाले ड्रेसेस पहन लिए थे। जबकि बाहर ड्रोन्स फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग बेस को डिफेंड करने लगते हैं। पायलट्स इसके लिए प्लेन्स को यूज करते हुए अपने ही ड्रोन्स को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम ड्रोन्स का निशाना लेने से इनकारी था, क्योंकि वो ड्रोन्स अलाइज के तौर पे डिटेक्ट हो रहे थे। इसी चीज का एडवांटेज लेते हुए वो ड्रोन्स मिसाइल से एक एलिवेटर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरी एलिवेटर में मौजूद न्यू कैडेट्स डोर्स और चेयर्स को लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरे कैडेट्स की आईडीज चोरी करने लगते हैं और जो कोई भी रेजिस्ट करता है वो से मारने लगते हैं। दूसरे रूम में लू अपनी चेयर से उठता है और अपनी ग्लासेस को यूज करते हुए लॉक स्क्रीन को जलाने लगता है, जिससे वो डोर ओपन हो जाता है। यहाँ लू अपने इंजर्ड साथियों को चेक करता है, जिसके बाद वो उन टेररिस्ट का पीछा करता है और उनसे फाइट करने लगता है, यहाँ तक कि उनमें से एक आदमी एज से नीचे गिर के मारा जाता है। जिसके बाद लू एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उन स्टोलन आईडीज की वजह से टेररिस्ट उस एलिवेटर की एक्सेस अपने
इस स्टेशन को दे चुके थे और उसी टाइम हम देखते हैं कि ड्रोन्स मिसाइल्स को अपने साथ अटैच करने लगते हैं, जबकि बेस में मौजूद साइंटिस्ट 550C को लेके वहां पहुंच जाते हैं। 550C असल में एक इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर है जो कि यहाँ आखिरकार हैकिंग को ओवरराइड कर देता है, जिसकी वजह से ड्रोन जमीन पे क्रैश होने लगते हैं। इसलिए हर तरफ तबाही मच जाती है और एलिवेटर वापस नीचे की तरफ ड्रैग होने लगती है और उसमें जीरो ग्रेविटी हो जाने की वजह से सभी टेररिस्ट इधर उधर गिरने लगते हैं। यहाँ लू अभी भी एक टेररिस्ट से फाइट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हान एक मैकेनिकल आर्म से विंडो को तोड़ देती है और उस टेररिस्ट को मारने में लू की हेल्प करती है। लेकिन वो आदमी यहाँ बेहोश होने से पहले डेटोनेटर को प्रेस कर देता है और अब वो स्टेशन बेस पे ही क्रैश हो जाता है, जिससे हर तरफ तबाही मच जाती है और एलिवेटर में मौजूद बहुत से लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन तभी लू हान पे जंप कर देता है और अपने आप को शील्ड के तौर पे यूज करते हुए हान को बचाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस बेस को खाली कर दिया जाता है और न्यूज में 3000 लोगों की डेथ को रिपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाले दंगे और टेररिस्ट अटैक्स एक भयानक शक्ल ले लेते हैं, क्योंकि बेस में उनके बहुत से रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए थे और काफी ज्यादा लोग भी मारे गए थे। इससे सब लोग गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस लाने की डिमांड करने लगते हैं। यहाँ जाओ की असिस्टेंट उसकी स्पीच को पढ़ने लगती है, जिसमें वो यूईजी को इस प्रोजेक्ट में ट्रस्ट करने की एडवाइस करता है, जबकि वो खुद यहाँ अमेरिकन एम्बेसडर से बातचीत कर रहा था ताकि वो उनको ये मिशन कंप्लीट करने का एक मौका जरूर दें। इसके कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि क्रियो स्लीपिंग पॉड्स को क्रियो के साथ मून पे भेजा जाता है, जो कि लूनर इंजन्स पे काम करना जारी रखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर इंजीनियर हैंग्यू की जब आंख खुलती है तो वो अपनी चीजें चेक करने जाता है, जिनमें से एक AI 550A और उसकी डेड बेटी की रिकॉर्डिंग जिसमें वो उससे बात कर रही थी वो भी शामिल थी। लेकिन 550A की लिमिटेशन की वजह से उस रिकॉर्डिंग की ड्यूरेशन बहुत ही कम थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हैंग्यू पहले डीएलपी के लिए ही काम करता था, लेकिन अब उसने लूनर प्रोजेक्ट पे काम करने की ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी ताकि वो AI के न्यू मॉडल 550C तक पहुंच सके, जो कि अब पूरी बेस को कंट्रोल करेगा। और हैंग्यू उस 550C की हेल्प से अपनी बेटी के क्लिप को यूज करके उसके माइंड को फुल AI में डेवलप करना चाहता था। हैंग्यू को यहाँ बाकी टीम के साथ काम करते हुए पता चलता है कि कंप्यूटर रिसर्चर जैंग 550C का इंचार्ज है और हैंग्यू सिस्टम के ऑपरेशंस पे उसके साथ मिलकर काम करना चाहता था। और यहाँ जैंग और हैंग्यू 550C की पहली टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे बेस के सभी सेक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ जब कंप्यूटर अपना काम कर रहा था तो वो दोनों वेट कर रहे थे, तभी जैंग हैंग्यू को उसके डिजिटल माइंड की कॉपी देता है, जो कि यूईजी ने डीएलपी को बैन करते वक्त जब्त कर ली थी, और उसे एक्सप्लेन करता है कि ये उसकी मर्जी है कि वो इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है या नहीं। कुछ टाइम बाद हैंग्यू अपनी बेटी का क्लिप जैंग को दिखाता है और उस दिन को याद करने लगता है जब वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था और ध्यान रोड से हट जाने की वजह से वो सामने से आने वाले ट्रक को नहीं देख पाता और उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की फौरन ही डेथ हो जाती है, जबकि उसकी बेटी अभी जिंदा थी। इसलिए वो उसे डीएलपी में ले जाता है ताकि वो उसके माइंड को सेव कर सके, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी कोई हेल्प नहीं करती क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन जैंग, जो कि खुद भी उस टाइम डीएलपी में काम करता था, हैंग्यू की हेल्प करने का डिसाइड करता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हैंग्यू जैंग से 550C को उसकी बेटी के माइंड पे यूज करने का कहता है, लेकिन जैंग इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है और हैंग्यू को याद दिलाता है कि 550A को उसे यूज करने देना क्या उसके लिए काफी नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनका सिस्टम Z9 लेवल के सोलर स्टॉर्म को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से सभी वर्कर्स वापस बेस की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये डर था कि उनकी व्हीकल्स इतनी फास्ट नहीं है कि वो टाइम पे वहां पहुंच सकें, इसलिए ड्राइवर्स इंजन्स को एक्सट्रीम पे पुश करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉर्म से पहले ही बेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान 550C हीट अप हो जाता है और उन्हें उस प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करने के लिए उस AI की जरूरत थी, इसलिए हैंग्यू उन्हें उसकी जगह 550A को यूज करने की ऑफर करता है। लेकिन इसके बदले वो उस टीम में शामिल होना चाहता था जिन्होंने फ्यूचर के 550 मॉडल्स को डेवलप करना था। जैंग उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर वो उन्हें AI देने से पहले अपनी बेटी के माइंड को डिस्क में मूव कर देता है। 3 दिन बाद उनकी टीम इंजन को टेस्ट करती है और कुछ देर की टेंशन के बाद वो ये देख के काफी खुश हो जाते हैं कि चंद्रमा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा मूव करने लगता है, जिससे ये बात प्रूव हो
जाती है कि वो अगले 20 सालों में इसको पूरी तरह से मूव करने में कामयाब हो जाएंगे और इस तरह पूरी दुनिया के लोग इस प्रोजेक्ट में बिलीव करने लगते हैं। कुछ महीनों बाद वो फिर से इंजन्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार वो इंजन्स को अर्थ पे टेस्ट करते हैं। पहले तो सभी स्क्रीन्स ब्लैक हो जाती हैं और सभी लोग ये समझने लगते हैं कि प्रोजेक्ट फेल हो गया है, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि जमीन जोर से शेक होने लगी थी। साथ ही उन्हें एक ब्राइट बीम भी एस्ट्रोनॉट्स बेस से आती हुई दिखाई देती है। यूईजी में मौजूद साइंटिस्ट ये कंफर्म करते हैं कि अर्थ ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मूव किया है, इसलिए पूरी दुनिया के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि अब वो लोग अर्थ को कुछ ही सालों में पूरी तरह से मूव करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कई साल गुजर जाते हैं और यूईजी पहले से भी ज्यादा पावरफुल इंजन्स बनाने में लगी हुई थी, ताकि वो अर्थ को एक फाइनल पुश से पूरी तरह से मूव कर सके। और अब इस प्रोजेक्ट का नाम मूविंग माउंटेन से बदलकर द वॉन्डरिंग अर्थ रख दिया जाता है। और इस प्रोजेक्ट की बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा फिक्स किए गए 550C से बनाया गया था, जो कि खुद भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ डेवलप हो रहा था। हर साल बहुत से टेस्ट किए जा रहे थे जो कि उनकी थ्योरी सही साबित कर रहे थे और सिविलियंस ने भी इस प्रोजेक्ट को अब एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ तक कि डीएलपी भी पूरी तरह से अब गायब हो चुकी थी। लेकिन एक और अफवाह हर तरफ फैल चुकी थी कि हर किसी को नई बनने वाली अंडरग्राउंड सिटीज में एंटर होने की परमिशन नहीं दी जाएगी और ये भी कि वहाँ एंटर होने के लिए दिए जाने वाले पास की रिक्वायरमेंट सरासर डिस्क्रिमिनेटरी है। अब हर गुजरते साल के साथ अर्थ की रोटेशन स्लो होती जा रही थी, इसलिए अब सोसाइटी 60 और सिस्टम से चेंज हो गई थी और ग्लोबल इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। जल्द ही हर तरह के डिजास्टर्स प्लेनेट को हिट करने लगते हैं, जिनमें फ्लड्स और सोलर रेडिएशन शामिल थे, इसलिए कैंसर केसेस भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगे थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि लू और हान अभी जिंदा थे, उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा भी था। यहाँ वो इस बात से काफी परेशान लग रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो अंडरग्राउंड सिटीज में एंटर होने के लिए अपने बेटे का पास कैसे हासिल करेंगे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हान को भी सोलर रेडिएशन की वजह से कैंसर हो चुका था। इस दौरान हम हेंग्यू को भी देखते हैं, जिसने अपनी बेटी के माइंड पे काम करना अभी तक नहीं छोड़ा था और साथ ही उसने 550 के न्यू मॉडल को डेवलप करने में भी हेल्प की थी, जिसे 550W का नाम दिया जाता है। स्टेशन के गिरने वाले इंसिडेंट को अब 14 साल बीत चुके थे और लू, जो कि अब मेजर था, वो नेविगेटर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, जिसे न्यू स्टेशन पे भेजा जाना था। यहाँ लू का इंटरव्यू 550W करता है और ये एडमिट करता है कि लू की स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हैं, लेकिन उसे ये भी पता था कि लू की फैमिली को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए 550W ये सजेस्ट करता है कि लू को अर्थ पे ही रहना चाहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। लू यहाँ ये एडमिट करता है कि उसे ये जॉब हासिल करने के लिए अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यही एक तरीका था जिससे वो अपने बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटी का पास हासिल कर सकता था। मिरर के दूसरी साइड पे इंचार्ज साइंटिस्ट भी सभी इंटरव्यूज को सुन रहे थे और उन साइंटिस्ट में हेंग्यू भी शामिल था। हेंग्यू यहाँ लू को अपने बेटे के बारे में बात करते हुए देखकर वो मुसलसल अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर 550W ये प्रिडिक्ट करता है कि लू की लाइफ जल्द ही खत्म होने वाली थी। ये सुनकर लू ब्रेकडाउन हो जाता है और इस तरह वो स्ट्रेस टेस्ट पास करने में नाकाम हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू हॉस्पिटल जाता है ताकि वो हान के साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि अब वो घर पे नहीं रह सकती थी। यहाँ हान लू से अपने होम टाउन को आखिरी बार देखने का कहती है, जो कि खराब वेदर कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा कठिन हो सकता था। दूसरी तरफ हेंग्यू लू के पैशन से इंस्पायर होकर छुप के बेस में घुस जाता है और अपनी बेटी के माइंड को 550W से कनेक्ट कर देता है। हेंग्यू इस बार अपनी बेटी से काफी देर तक बात कर पाता है, जो कि उसे बताती है कि वो किसी और जगह पे है, जिसकी वजह से हेंग्यू रोने लगता है। उसी टाइम जेंग भी कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है और हेंग्यू को ये बात एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करने लगता है कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है, लेकिन हेंग्यू उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और अपनी बेटी के माइंड को पूरी तरह 550W में अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से मून के सिस्टम में प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो जाते हैं और इंजन्स फेल होने लगते हैं। गार्ड्स अब हेंग्यू को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं, जबकि जैंग उसकी बेटी के माइंड को फिर से डिस्क में डाल देता है और 550W की एक्सटेंशन को शट डाउन कर देता है। दूसरी तरफ लू अपने कनेक्शंस को यूज करता है और किसी से एक जेट लेकर अपनी फैमिली को हान के होम टाउन ले जाने लगता है और काफी ज्यादा फन करने के बाद वो शंघाई में लैंड होते हैं, जो कि अब एक फ्रोजन वेस्टलैंड बन चुका था। यहाँ स्टार्स को देखते हुए जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो हान लू को कहती है कि जब उसका टाइम आएगा तो वो डिग्निटी के साथ मरना चाहेगी, ना कि उन पाइप्स और वायर्स के साथ जो कि उसके साथ कनेक्टेड होंगे। दूसरी तरफ हम यूईजी में देखते हैं कि हेंग्यू की तरफ से सिस्टम में क्रिएट किए गए प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। वो लोग ये नोटिस करते हैं कि ये प्रॉब्लम उस हैकिंग से मिलता जुलता है जिससे कई साल पहले ड्रोन्स और एलिवेटर को हैक किया गया था और
अब वो सिस्टम को 550W से कनेक्ट करके ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में बार बार नाकाम हो रहे थे। इसी दौरान मून का इंजन अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे मून की लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये एक्सप्लोजन मून को अर्थ की तरफ पुश करने लगता है। इस टाइम पे जैंग, जो कि ओशन के करीब मौजूद था, वो सभी वर्ल्ड लीडर्स को इमरजेंसी अलर्ट सेंड कर देता है, क्योंकि वो सुनामी को ग्रो होते और लैंड को हिट करते हुए देख पा रहा था। इस इमरजेंसी कंडीशन की वजह से लू को एक मैसेज मिलता है और उसे ड्यूटी के लिए वापस बुला लिया जाता है और सभी वर्ल्ड लीडर्स अंडरग्राउंड सिटीज को अपने लोगों के लिए ओपन कर देते हैं, क्योंकि सुनामी आगे चलकर और भी बदतर रूप धारण करने वाला था। अब इससे पहले कि लू मिशन पे वापस लौटता, हान की पीसफुली डेथ हो जाती है और उनके बेटे को हान के फादर अंडरग्राउंड सिटी में लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ यूईजी से एड्रेस करता है और अपने इमरजेंसी प्लान्स में वो उनसे उसकी सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट करता है और इसके लिए वो धरती पे मौजूद सभी न्यूक्लियर वेपन्स को मून पे यूज करना चाहता था, ताकि वो उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसे अर्थ के साथ कोलाइड होने से बचा सके। अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने ये रिवील नहीं किया था कि उनके आर्सेनल में कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि सब कंट्रीज ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये इन्फॉर्मेशन अब तक सीक्रेट रखी थी। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए सभी देश अपने पास मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स इस काम में हेल्प के लिए उन्हें देने पर एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैंग प्रिजन में हेंग्यू के पास आता है और उसे बताता है कि वो टाइम से पहले ही अर्थ के इंजन्स को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को एक्टिवेट करने की जरूरत थी, ताकि वो डेटोनेशन कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। अब क्योंकि सर्वर पानी के नीचे था, इसलिए जैंग ये चाहता था कि हेंग्यू उसका ध्यान रखे और उसे इस बात पे कन्विंस करने के लिए वो उसे उसकी और उसकी बेटी की माइंड की डिस्क दिखाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मून की डिस्ट्रॉय होने वाली लैंड का मलबा मून के गिर्द एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बना लेता है। दूसरी तरफ सभी बेस्ट पायलट्स को न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट करने का टास्क दिया जाता है, जिनमें लू भी शामिल था। इधर 3 टीम्स को अर्थ पे 3 डिफरेंट जगहों पे मिसिंग इंटरनेट को ठीक करने भेजा जाता है, जो कि बीजिंग, टोक्यो और न्यूयॉर्क में थे। जैंग यहाँ सबको एक्सप्लेन करता है कि पासवर्ड को डिकोड करने के लिए की को कैसे यूज करना है, जिसमें ऑलमोस्ट 30,000 रैंडम नंबर्स एंटर थे और इसके बाद बाकी का काम 550W ने करना था। यहाँ चूज किए गए पायलट शटल्स को लेकर मून की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ एस्टेरॉइड्स भी बड़ी स्पीड से मूव कर रहे थे और हर तरफ से उन शटल्स के सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो कुछ शटल्स को हिट करके क्रैश कर देते हैं और इस तरह उन पायलट्स की टीम ऑलमोस्ट 200 वारहेड्स रास्ते में ही खो देती है और अब उनके पास से 180 वारहेड्स बाकी बचे थे। यहाँ जब वो मून के करीब पहुँचते हैं तो 550W, जो कि उन शटल से कनेक्टेड था, वो उन न्यूक्लियर वेपन्स को सेफली मून पे लैंड करने लगता है। लेकिन तभी एक एस्ट्रॉइड एक और शटल को हिट करता है, जो कि बाकी शटल्स को भी हिट करके क्रैश कर देती है और उनमें लू की शटल भी शामिल थी, इसलिए वो क्रैश लैंडिंग करने पर मजबूर हो जाते हैं और एंड में वो अब तक 360 वारहेड्स अब तक हो चुके थे। यहाँ सर्वाइवर्स अपने यूनिफॉर्म और हेलमेट्स को ठीक करने लगते हैं ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली उन तक पहुँच सके। साथ ही वो अपने जख्मों की पट्टी भी करते हैं, जिसके बाद वो बाकी बच जाने वाले वारहेड्स को खुद ही वहां पहुंचाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन लू उन यंग कैडेट्स को मरने से बचाना चाहता था, इसलिए वो उन लोगों को एक शटल में छोड़कर बाहर आ जाता है और डोर को बंद कर देता है, क्योंकि उसने इस काम में अपने आप को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड कर लिया था। जिसके बाद वो उस शटल को, जिसमें सभी सर्वाइवर्स मौजूद थे, उसको वापस भेज देता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अर्थ पे 3 टीम्स अपनी अपनी लोकेशन पे पहुंच जाती हैं। अब क्योंकि सर्वर पानी के नीचे थे, इसलिए वो पानी के नीचे डाइव करने लगते हैं और उन सर्वर्स तक पहुंच जाते हैं। ड्रोन्स और स्पेशल टूल्स की हेल्प से हेंग्यू की टीम बीजिंग के स्टेशन पे पहुंच जाती है। वो उस बिल्डिंग में एंटर होते हैं जहां उन्हें सर्वर तक पहुंचने का एक डोर मिलता है, लेकिन जब वो उस डोर को फोर्स के साथ ओपन करने लगते हैं तो वो टूल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और खराब हो जाता है, जिससे एक आदमी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैंग उस आदमी के जख्मों को चेक करने लगता है, लेकिन उनके पास जरूरी टूल्स न होने की वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है, इसलिए बाकी की टीम उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है, जबकि जैंग और हेंग्यू आगे बढ़ने और मिशन को कंप्लीट करने का डिसाइड करते हैं और सारे जरूरी कनेक्शन को ठीक करने के बाद वो इंटरनेट को एक्टिवेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ लू एक ट्रक में बाकी वॉरहेड्स को लेकर डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि अर्थ पे अचानक से मून का मलबा गिरने लगता है और जैसे ही वो उस जगह को हिट करता है जहाँ जाओ और जैंग मौजूद थे, तो वो बिल्डिंग शेक होने लगती है, जिसकी वजह से कुछ हार्डवेयर जैंग की टांग पे गिर जाता है, इसलिए वो वहीं स्ट्रक हो जाता है। इसके बाद वो रूम भी पानी से भरने लगता
लगता है और हैंग्यू यहाँ ड्रोन से भी डोर को ओपन नहीं कर पा रहा था। इससे जैंग उसे पासवर्ड की देने का डिसाइड करता है और इसी के साथ ही पानी उसके अंदर भर जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मून का मलबा अर्थ पे मौजूद सभी मेजर लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दूसरी तरफ यूईजी में जाओ को एक बुरी खबर मिलती है और वो ये कि उनके पास अब इतना टाइम नहीं बचा था कि सभी वॉर्ड हेड्स को कोऑर्डिनेट करके एक ही टाइम पे एक्सप्लोड कर सकें, क्योंकि उन सब के मॉडल्स एक दूसरे से अलग थे। ये सुनकर जाओ काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, लेकिन तभी उसका एक टीम मेंबर उसे एक अल्टरनेट सोल्यूशन देता है, जिसके लिए उन्हें कुछ और एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजना था जो कि उन वॉर्ड हेड्स को मैन्युअली ही एक्सप्लोड करेंगे जो कि मून पे गिर गए थे। और इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का मतलब ये था कि उन्हें इस मिशन पर अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ना था। उन्हें इस काम के लिए 300 लोगों की जरूरत थी, जिसके लिए वहां मौजूद कुछ यंग कैडेट्स इस काम के लिए वॉलंटियर करते हैं। लेकिन तभी उनमें मौजूद एक ओल्ड कैडेट बाकी सबको इसके लिए मोटिवेट करता है कि फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। इसलिए बहुत से ऐसे कैडेट्स जिनकी एज 50 साल से ज्यादा थी वो भी उस ओल्ड कैडेट की बात से एग्री करते हैं और जल्द वो सब शटल में बैठ के मून की तरफ बढ़ने लगते हैं। लू यहाँ उन्हें देख के दंग रह जाता है, क्योंकि वो कई दिनों से इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अकेला ही आगे बढ़ रहा था और उन सब लोगों के वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने ओल्ड टीचर्स और ट्रेनर्स को गुड बाय कहता है, जिसके बाद उसे भी एक शटल पे बिठा के वहाँ से वापस अर्थ पे भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ यूईजी ये कंफर्म करती है कि टोक्यो और न्यूयॉर्क के सर्वर्स फिर से ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन बीजिंग अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, क्योंकि हैंग्यू के लिए उसे एक्टिवेट करना काफी ज्यादा कठिन था और पानी तेजी से उस रूम में भर रहा था। इसलिए वो की को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो तंग आके अपनी माइंड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है और उसी टाइम पे सारे एस्ट्रोनॉट सभी वॉरहेड्स को एक्सप्लोर करने में भी कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मून की डायरेक्शन को चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं और इस तरह अर्थ को उसके साथ कोलिजन से बचा लेते हैं। लेकिन इस तरह और ज्यादा मलबा अर्थ की तरफ आने लगता है, इसलिए अब अर्थ को छोड़ देना काफी ज्यादा एसेंशियल हो चुका था। इसी दौरान हैंग्यू अपनी बेटी का क्लिप एक्टिवेट करता है और उसे ये कहने की कोशिश करने लगता है कि वो सर्वर रूम में इंटरनेट को एक्टिवेट कर दे और साथ ही वो उसे की भी दिखाता है। लेकिन इस दौरान पानी उसे कवर कर लेता है और वो पानी में डूब के मारा जाता है, जबकि इस दौरान चंद्रमा का मलबा भी लगातार अब पूरी दुनिया में गिरने लगता है और यूईजी सबको इमरजेंसी मैसेज भेज देती है कि ये मिशन फेल हो गया है। लेकिन यहाँ जाओ को लगता था कि अभी उनकी होप पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो अपनी टीम को इंजन स्टार्ट करने के लिए काउंटडाउन शुरू करने का कहता है। ये सुनकर हर किसी को लगता है कि वो पागल हो गया है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि हैंग्यू की बेटी का माइंड अचानक से कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता है। अब अपनी बेटी से मिलने के बाद हैंग्यू का एआई यहाँ बैठकर सर्वर को एक्टिवेट करने लगता है, जबकि इसी टाइम पे जाओ के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए एक आदमी काउंटडाउन का बटन प्रेस कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ यहाँ अब अपनी जगह से मूव करने लगती है और मून से गिरने वाले मलबे से दूर हो जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और सुनामी की वेव्स भी काम डाउन हो जाती हैं। दूसरी तरफ हैंग्यू और उसकी बेटी के माइंड्स का बैकअप 550W के साथ एक हो जाता है, जिसके बाद हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अर्थ की मूवमेंट के बाद उसका 24 ऑड सिस्टम वापस लौट आया था। जाओ अब रिटायर हो चुका था, जबकि उसका असिस्टेंट यूईजी में उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा था। अब क्योंकि लूनर क्राइसिस खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपने प्लान के सेकंड पार्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सेकंड बूस्ट हासिल करने के लिए उन्हें अगले 10 साल में जुपिटर के करीब पहुंचना था, ताकि अर्थ पूरी तरह से सोलर सिस्टम से बाहर निकल सके। और इसके लिए एक स्टेशन को बिल्ड किया जाता है, जिससे वो इंजन पे नजर रख सकते थे और लू को स्टेशन का इंचार्ज बना दिया जाता है और इस सिस्टम को 550W से मैनेज किया जा रहा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।